Hello students. So in today's video we'll be learning about behavior management, or we'll be talking about behavior management. What is behavior? How does it impact our life, and why it is important to know our behavior as well as to manage our behavior. So let's start. Behavior management includes all the actions and conscious inactions to enhance the probability people, individual and groups choose behavior which are personally fulfilling, productive, and socially acceptable. There is a great deal of research related to behavior change and behavior management. यानी कि जब हम behavior management की बात कर रहे हैं तो behavior management सारे वो actions consciously और ना कॉन्शियस में भी लिए गए हैं उन एक्शंस की प्रोबेबिलिटी को शो करता है जिसमें पीपल यानी कि कोई लोग या इंडिविजुअल इकलौता इंसान या ग्रुप एक बिहेवियर चूज करते हैं जिसमें वो फुलफिलिंग एक्ट करते हैं या तो एक्ट करते हैं या फिर परसीव कराते हैं सोसाइटी से दैट दे आर प्रोडक्टिव एंड सोशली एक्सेप्टेबल। रिसर्च की स्टडी ने भी ये शो किया है कि बिहेवियर चेंज और बिहेवियर मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात है जब हम एक बंदे की पर्सनालिटी की बात करते हैं, बिकॉज बिहेवियर मैनेजमेंट इज एन very important part when we talk about a personality of a person. Now let's talk about the importance of behavior management. यानी कि behavior management क्यों ज़रूरी है और वो क्या importance रखता है हमारी लाइफ में. So behavior management is very much important because it creates an appropriate environment for learning to take place. If there are clear boundaries, then people are unable to develop positive behavior, such as respect, integrity towards each other. It is not just punishing unwanted behavior or even rewarding desired behavior. Rather, it is about having a strategy in place to support children to behave in ways that help them gain most from their environment. It is said that building positive learning relationship and motivating children to learn are important for effective behavior management. Intrinsically, it is important here. It is about children being motivated for reasons inside the person, such as for enjoyment or because it makes them feel better about themselves, as opposed to extrinsic motivations such as triggers, money, etc. जब हम बात कर रहे हैं कि बिहेवियर मैनेजमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो बिहेवियर मैनेजमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि एक पर्सन अप्रोप्रिएट बिहेवियर और अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट अपने लिए क्रिएट कर सके ताकि वहाँ पे लर्निंग भी हो सके. एक अच्छी सी बाउंड्रीज, क्लियर बाउंड्रीज बनाए सो दैट डेवलप करे एक पॉजिटिव एटीट्यूड को जिसमें इंक्लूड होगा रिस्पेक्ट, इंटीग्रिटी एक दूसरे के प्रति. और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि अनवांटेड बिहेवियर को पनिश करना है या वांटेड बिहेवियर को रिवॉर्ड देना है. नो, इट इज़ लाइक आप अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स हमेशा यही चाहते हैं, एक स्ट्रैटेजी फॉर्म करना चाहते हैं जिसमें वो अपने बच्चों को बिहेवियर मैनेजमेंट सिखा सके कि कैसे पर्टिकुलर सिचुएशन में एक्ट करना है, कैसे सोसाइटी के सामने बिहेव करना है, कैसे अपने लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जहाँ पे लर्निंग भी हो सके. बिकॉज इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू मोटिवेट योर चिल्ड्रन. जब तक चिल्ड्रन मोटिवेटेड नहीं होंगे तब तक वो इन सब चीज़ों का फ़ायदा ही नहीं उठा पाएंगे. दैट मीन्स अपने इन्वायरमेंट का फ़ायदा उठा के कोई भी लर्निंग नहीं हो पाएगी. सो इंस्टेड ऑफ गिविंग देम स्टिकर्स, मनी कि हम आपको पैसा देंगे, आप ऐसे बिहेव करो, अच्छे से बिहेव करना, हम आपको पैसे देंगे, इसकी जगह आप उनको मोटिवेट करते हैं दैट अगर आप अच्छा बिहेव करोगे तो आप बहुत कुछ सीखोगे, लर्न करोगे और साथ ही साथ एंजॉय भी करोगे. इस मैनर में एक चिल्ड्रन या फिर एक अडल्ट भी अपने लिए एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी फॉर्म कर सकता है और उस स्ट्रैटेजी के तहत वो अपने लिए एक बिहेवियर मैनेजमेंट भी बिल्ड कर सकता है. सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू बिल्ड बिहेवियर मैनेजमेंट स्किल्स इनसाइड यू. It is said by a researcher that behavior plus right technology equivalent to recipe for career success. यानी कि जब आपका बिहेवियर सही होगा और आपको तरीका भी सही मिल गया, टेक्नोलॉजी हियर मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग, वो भी आपको अगर सही मिल गया तो वो एक बराबर होता है किसी भी सक्सेस को पाने के लिए.
Now we will talk about types of behavior. What are the types of behavior and how does it matter to a person in the personality formation? So let's start. So the first type of behavior is overt behavior. Now, what does it mean? This behavior is such an obvious act or behavior. It is a behavior that is observable by people. Based on my research, the perfect example of person that has it's a racist. Racists have no trouble of expressing their feelings, views and thoughts. What they have in mind, they speak openly. Overt behavior may include walking, singing and other examples of bodily action. यानी कि जिसमें हमने पहले टाइप की बात की है उस टाइप को बोलते हैं ओवर्ट बिहेवियर। जनरली जो ओवर्ट बिहेवियर है वो रेसिस्ट के लोगों में पाया जाता है। इनका नेचर होता है कि जो भी इनका बिहेवियर होता है वो सामने दिखाते हैं। जैसा भी इनका बिहेवियर होता है दे विल एक्ट अकॉर्डिंगली। आपको पूरी ट्रू तरीके से फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं। इनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती अपने व्यूज को, अपने थॉट्स को किसी के सामने प्रेजेंट करने में, और ये अपने माइंड से ओपनली स्पीक करते हैं। मतलब कि जो भी इनके माइंड में होता है वही बात करते हैं। जनरली ऐसे बिहेवियर में लोग वॉकिंग, सिंगिंग या फिर और भी बॉडी लैंग्वेजेस का यूज कर सकते हैं। So we can say that this type of behavior is like very open in nature. जो भी इनके mind में होता है they speak the truth, or you can say that whatever is in their mind हमेशा वही बोलते हैं, घुमा फिरा के बात नहीं करते हैं। Type number 2 is covert behavior. Now, this is opposite of overt behavior. Covert behavior is a type of a behavior that is in unobvious manner and a type of behavior that is being disguised and secret. It is any kind of action that can be easily observed by other people. This behavior includes lying, praying, thinking and dreaming as an example of covert behavior. सो कॉवर्ट बिहेवियर एग्जैक्ट ऑपोजिट है ओवर्ट बिहेवियर का। जहाँ पे ओवर्ट बिहेवियर के माइंड में जो होता है वो वैसे ही बात करते हैं, वहीं कोवर्ट बिहेवियर के लोग ज़्यादातर झूठ बोलते हैं, दूसरों को अपने जाल में फंसाते हैं, ज़्यादा सोचते हैं और ज़्यादा ड्रीमिंग भी करते हैं। इस टाइप के लोग बहुत ही सीक्रेटिव होते हैं नेचर में और बहुत ही डिस्गाइज्ड होते हैं। जनरली जल्दी ओपन नहीं होते लोगों से और लोगों को बहुत कीनली ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद ही कुछ एक्ट या रिएक्ट करते हैं। इसमें लोगों का जो बिहेवियर है और मैनर है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा से ज़्यादा सीक्रेटिव रहता है। दैट मीन्स किसी को जनरली पता नहीं चलता कि वो किस टाइप के पर्सन है और वो एक्चुअल में क्या सोच रहे हैं या क्या करना चाहते हैं, जब तक कि वो कोई एक्शन अपनी थिंकिंग को एक्शन में कन्वर्ट नहीं करते। So this is a type of a behavior which can be, you can say, a dark behavior, because in this behavior people generally do not open up. Now let's talk about conscious behavior. Now conscious behavior is a type of a behavior in which you are very well aware that what you're going to do, what you really want to do and what you are doing. सो कॉन्शियस बिहेवियर वो बिहेवियर होता है जिसमें आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं या क्या करना चाहते हैं। जनरली कॉन्शियस बिहेवियर में एक पर्सन वैसा ही करता है जैसा वो करना चाहता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है मेकिंग ब्रेकफास्ट फॉर वन सेल्फ। यानी कि आप जब भी ब्रेकफास्ट बनाते हैं तो ऑब्वियसली आप इसलिए बनाते हैं बिकॉज आपको भूख लगी है, यू आर हंग्री। So it is a type of a conscious behavior in which, so if we talk about conscious behavior, a person can actually control that behavior. It is not uncontrollable because आपको awareness है आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, तो आप उस चीज़ पे control कर सकते हो। And this behavior is not at all bad if we talk about in terms of the nature of behavior because it is controllable. So जो भी आप करते हो you are responsible for that behavior because you know that what are you doing, and generally लोग या फिर कोई भी person या कोई भी individual वही चीज़ करता है जो वो actually करना चाहता है। So conscious behavior is the behavior which is a person is aware about. Type 4 behavior. Now the type 4 behavior is unconscious behavior. So this is just opposite of conscious behavior. In this, a type of behavior where the person is unaware of what he is doing
It is because of the automatic response of the body, such as breathing and the breathing of our and the beating of our hearts. Unconscious behavior is doing anything without thinking of any motivation because it is automatically done. Screaming because of cockroaches, spider of females, they are such example of unconscious behavior. So when we are talking about unconscious behavior, इसका मतलब है ये डायरेक्टली ऑपोजिट होता है कॉन्शियस बिहेवियर का. इसमें जब लोग इस बिहेवियर में एक्ट करते हैं तो एक्चुअली उनको आइडिया ही नहीं होता कि वो कर क्या रहे हैं. ये बहुत ही स्पॉन्टेनियस एक्ट होता है या स्पॉन्टेनियस बिहेवियर होता है जो किसी भी एक्शन का रिएक्शन हो सकता है. हो नहीं, इसमें कोई प्लान नहीं होता. इसमें एक्चुअली पर्सन को नहीं पता चलता कि वो कर क्या रहे हैं या फिर जो भी वो कर रहे हैं उसके रिपरकशंस कैसे होंगे. एग्जाम्पल्स से समझे हम अगर इस टाइप के बिहेवियर को, तो जब आप किसी चीज को देखते हैं जिससे आप डरते हैं और सडनली आप चिल्लाने लगते हैं. लेट्स सपोज इफ यू आर अ फीमेल, देन मोस्टली फीमेल्स आर स्केर्ड ऑफ लिजर्ड. तो आपने अगर छिपकली देखी और आप एकदम से चिल्लाए, तो दैट इज योर अनकॉन्शियस बिहेवियर. आपने वो पर्पसफुली नहीं किया, इंटेंशनली नहीं किया, बट वो आपसे हुआ. सो दैट इज नोन एज अनकॉन्शियस बिहेवियर, वेयर आपको पता ही नहीं चलता दैट यू हैव एक्टेड इन सच अ मैनर विच इज नॉट जनरली एक्सेप्टेबल बाय अदर्स. Type 5 behavior, which is known as rational behavior. Now, what is rational behavior? Let's have a look. A type of behavior that is reasonable and used to explain the choices that people make with regards to achieving satisfaction. It is like people would rather be better off or have more than less. For example, a person is more likely to buy an item at a lower price, like items on sale, because they believe it is better. So when we are talking about rational behavior वो behavior होता है एक person का जिसमें वो जो भी choices बनाता है वो उस basis पे बनाता है कि क्या वो choices उसके लिए अच्छी हैं या बुरी हैं. बहुत ही अवेयरनेस होकर, बहुत ही अच्छे दिमाग से सोच समझ कर वो डिसीजन लेता है अपने लिए या एक्ट करता है. उस बिहेवियर को जनरली रैशनल बिहेवियर कहा गया है. रैशनल बिहेवियर में जो मेन मोटिव होता है पर्सन का वो होता है टू अचीव सेटिस्फैक्शन. जो भी वो एक्ट कर रहे हैं या जो भी वो काम कर रहे हैं उनसे उसे प्रॉपर सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए. ये प्रॉपर मोटिव होता है रैशनल बिहेवियर वाले लोगों का. एग्जाम्पल्स के थ्रू समझे तो जब आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, जब वो सेल पे होती है, डिस्काउंट पे होती है, तो यू फील हैप्पी अबाउट इट एंड आप उसको परचेज करके सेटिस्फाइड भी फील करते हैं बिकॉज आपको लगता है कि आपने वो चीज़ काफ़ी सस्ते प्राइस पे खरीदी है. सो दिस इज बिहेवियर नोन एज रैशनल बिहेवियर इन विच यू एक्ट अकॉर्डिंग टू योर सूटेबल नेचर. दैट मीन्स जो भी चीज़ आपके लिए बेस्ट है और आपको लगती है कि ये मेरे लिए बेटर है, आप उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं. उसको बोलते हैं रैशनल बिहेवियर. टाइप 6 is known as irrational behavior. This is opposite of rational behavior. Now let's have a look कि होता क्या है ये. It is defined as unreasonable behavior or having no clear objective or meaning. For example, based on what I have read is you want to have a good day, yet you punch the mailman in the face. It is senseless and meaningless. That means इरेशनल बिहेवियर एक ऐसे टाइप का बिहेवियर होता है जिसमें वो पर्पस होता है वो पता ही नहीं होता कि वो एक्ट क्यों किया गया है. अनरीजनेबल बिहेवियर होता है, कोई रीजन ही नहीं होता उस बिहेवियर को दिखाने का या उस बिहेवियर में एक्ट करने का, बट जनरली लोग उस वे में एक्ट कर जाते हैं बिकॉज उनको लगता है कि मतलब उनको आइडिया ही नहीं होता कि एक्चुअली दे आर बिहेविंग इन दैट अनरीजनेबल मैनर. इट इज लाइक आपने खुद ही मुसीबत मोल ले ली हो. आप चाहते हो कि आपका दिन बेस्ट हो, बट आप कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हो जिससे आपका दिन खराब हो जाता है, जो कि अनरीजनेबल है. आप भी अगर बैठ के सोचोगे तो आपको भी पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली यू हैव डन इट. आपने ऐसा कुछ किया जिससे आपका पूरा दिन खराब हो सकता है. सो दिस बिहेवियर इज वेरी बैड बिहेवियर बिकॉज इन दिस आप ऑटोमेटिकली अपना ही दिन खराब करते हैं, अपनी ही इमेज खराब करते हैं, अपना ही मूड खराब करते हैं. So try to avoid such kind of behavior.
Type 7, which is known as voluntary behavior. Now, what does it mean? Let's have a look. Behavior that a person is naturally contributed to an action. It is also means that you have a free will and able to make a decision to take a specific action. Taking a walk down the street can be an example of voluntary behavior. वॉलेंट्री बिहेवियर वो बिहेवियर होता है जिसमें आप वॉलेंट्री अपने लिए खुद से कोई एक्शन लेने का डिसीजन लेते हैं। जैसे कि आपने सोचा कि ओके मैं ये काम करूँगा क्योंकि ये काम मेरे लिए अच्छा है। तो जब आप किसी चीज़ को खुद से सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं, वॉलेंट्री उसके लिए आगे बढ़ते हैं, तो उस बिहेवियर को वॉलेंट्री बिहेवियर बोला जाता है। इसमें आप जनरली एक्शन को कंट्रीब्यूट करते हैं, जो भी एक्शन आप लेना चाह रहे हैं उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। इसमें जो पर्सन इस बिहेवियर को पजेस करता है वो फ्री पर्सन होता है, फ्री विल होती है उसकी, और वो अपने डिसीजंस खुद बना सकता है स्पेसिफिक मैनर में जो उसको हैप्पीनेस देते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल्स लें इस टाइप के बिहेवियर के, तो ये है कि लेट्स सपोज आपको वॉक करने का मन किया और आप उठे और यू जस्ट वेंट फॉर अ गुड नाइस वॉक, तो उससे आपको अल्टीमेट हैप्पीनेस मिली एंड आपने वॉलंटरी वो डिसीजन खुद के लिए लिया कि आई विल जस्ट टेक अ वॉक बिकॉज आई विल फील गुड। सो दिस काइंड ऑफ behavior is very nice if we talk about an individual person. So this is known as voluntary behavior. Let's talk about involuntary behavior. Now, what is involuntary behavior and how does it impact somebody's personality? सो इनवॉलेंट्री बिहेवियर इज अनकंट्रोलेबल बिहेवियर, यानी कि इनवॉलेंट्री बिहेवियर वो बिहेवियर होता है जो किसी के कंट्रोल में नहीं होता, जिस पे किसी पर्सन का कंट्रोल नहीं होता है। अगर हम एग्जाम्पल से समझे तो एग्जाम्पल कैन बी, जब आप एक डार्क प्लेस से बाहर सनलाइट में आते हो तो आपकी आईज ऑटोमेटिकली ब्लिंक करती हैं। यू कैन नॉट कंट्रोल योर आईज कि वो वाइड ओपन रहे या फिर शट रहे। It depends on the external factor, that is the sunlight. So involuntary behavior में भी ऐसा ही होता है। involuntary behavior में एक पर्सन अपने आउटकम्स को और अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाता है, और इस चीज़ को एक्सटर्नल फैक्टर बहुत इम्पैक्ट डालता है, इसलिए ये इनकंट्रोलेबल या अनकंट्रोलेबल होते हैं। सो इनवॉलेंट्री बिहेवियर a person cannot control, it is beyond the person control because it is due to the external factor and external environment. Let's talk about tips to manage behavior. Everybody wants to manage their behavior, so here I will talk about some of the tips which will help you to manage your behavior. First tip is set some rules, which means well drafted rules can by half reduce behavior difficulties. But there are certain tricks here. Keep rules to the minimum, explain the real reason behind the rules, frame them up in a positive way. Above all, make everyone believe that getting ready for rules are the secret of success. यानी कि जो हमने फर्स्ट टिप की बात की है वो बोलता है कि अगर आप अपने रूल्स बहुत अच्छे से ड्राफ्ट करते हो तो ये आपके बिहेवियर की डिफ़िकल्टीज़ को हाफ कर देते हैं। बट यही कंप्लीटली नहीं होता। अपने रूल्स को आप कम ही रखिए और सबको रियल रीज़न बताइए कि आपने वो रूल्स सेट क्यों किए, और उनको इतने अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में फ्रेम करिए कि जब आपको सबसे बात करें तो आप उनको बिलीव दिलाएं कि गेटिंग रेडी फॉर रूल्स आर दी सीक्रेट ऑफ सक्सेस। यानी कि अगर आप रेडी हैं उन रूल्स के लिए तो आप सक्सेस डेफिनेटली अचीव करेंगे। सो यू हैव टू सेट सम रूल्स। अपने लिए खुद के लिए रूल्स बनाइए कि मैं ये करूँगा या ये नहीं करूँगा, बिकॉज दे विल हेल्प यू टू अचीव योर टारगेट और गोल। सेकेंड टिप, reiterate expectations, which means creating a plan is just not enough. An effective behavior management system maintains order everywhere from classroom to organization to home. Encourage yourself by communicating your behavior expectation to other person. Realign your discipline vision and make adjustments as needed. This will help ensure visibility in the environment to get in the right mindset. सेकेंड टिप जो भी बात करता है वो बोलता है कि प्लान बनाना ही सब कुछ नहीं है,
इफेक्टिव मैनेजमेंट, इफेक्टिव बिहेवियर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यू हैव टू मेंटेन ऑर्डर। हर जगह ऑर्डर मेंटेन करने की ज़रूरत है, चाहे वो क्लासरूम की बात हो या ऑर्गेनाइजेशन की बात हो या घर की बात हो। अपने आप को एनकरेज करिए कि दूसरों के बिहेवियर को समझ सके और अपना बिहेवियर उन्हें समझा सके। अपने लिए एक डिसिप्लिन वर्जन तैयार कीजिए। थोड़े बहुत एडजस्टमेंट अगर रिक्वायर्ड है तो प्लीज़ बनाइए। एंड ये आपको हेल्प करेगा विजिबिलिटी देखने में कि एनवायरनमेंट में कैसे राइट माइंडसेट आपको फॉर्म करना है। तो सेकंड टिप जो भी बात करता है वो ओवरऑल आपके विजन के बारे में बात करता है कि यू हैव टू कमांड योरसेल्फ। अपने आप को कमांड दीजिए दैट हाउ यू वांट टू बिहेव, आप दूसरों से कैसे बिहेव करना चाहते हैं, एंड दिस विल हेल्प यू इन द विजिबिलिटी इन द एनवायरनमेंट। टिप नंबर 3, improve involvement. It is better to nip the bud while young. Instructor wants students to actively participate in lessons every day rather than remain passive listeners. Fine tune your learning management system with collaborative, outcome focused, and pedagogic tools. Learn the art of speaking. Make good use of the opportunity to be active in learning participants and improve the overall classroom experience. Frequently get feedback from the students and encourage peer learning among students. यानी कि थर्ड टिप में बात की गई है कि अपने इन्वॉल्वमेंट को इम्प्रूव करिए। यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल लिया हुआ है एक क्लासरूम में बच्चों का, बट इफ़ वी टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशन या फिर घर पे या फिर इन जनरल, यू हैव टू इम्प्रूव योर इन्वॉल्वमेंट इन एवरीथिंग। अगर आप क्लासरूम की बात करें तो अपना इम्प्रूवमेंट करिए, इन्वॉल्वमेंट करिए स्पीकिंग में भी। सिर्फ एक पैसिव लिसनर मत बनिए, क्लास में बोलना भी सीखिए, जिससे आपको पता चलेगा दैट हाउ यू स्पीक एंड आपको कहाँ कहाँ कमियां हैं जो कि ज़रूरत है ठीक करने की। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई एक्टिविटी करा रहा है ऑर्गेनाइजेशन तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए, उससे आपको अपना बिहेवियर पैटर्न समझ में आएगा और दूसरों का भी समझ में आएगा। एट होम also you can do that if your parents are doing something you can help them, उसमें आपको अपना बिहेवियर भी समझ में आएगा और समझ में आएगा that how they are perceiving your behavior. So improve your involvement in order to know that what kind of behavior you are possessing, और अगर कुछ खराबी है तो you can change that behavior or improve that behavior. Tip number 4, stimulate learning. Stimulate learning says that means teachers can effectively teach using flipped learning, blended learning. Sure, effective strategy will help them in the classroom better. Apart from aiming for an organized setting, an instructor should aim to chisel a place where students can learn and will learn. Provoking students' learning will well-planned activities will get them engaged in their task. Because even though instructions sound boring, they can maintain interest by refining teaching tactics and allow students to create success in classroom. So when we are talking about tip number 4 of how to manage behavior, so they are talking about a classroom thing. कि जब भी कोई इंस्ट्रक्शंस देता है हमें किसी को भी नहीं अच्छे लगते, चाहे वो स्टूडेंट हो या अडल्ट हो या इंडिविजुअल हो। नोबडी लाइक्स इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय अदर्स, बट कभी कभी इंस्ट्रक्शन से हमारे अंदर एक डिसिप्लिन आता है जो हमें लॉन्ग रन में बहुत हेल्प करता है। क्लासरूम की जो उन्होंने बात की है, उन्होंने बोला है कि ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चों को इंस्ट्रक्ट करके एक ही प्लेस पे खड़ा करें। अगर आप चाहते हैं तो उन्हें इंस्ट्रक्ट करके एक पर्टिकुलर एरिया दे सकते हैं जहाँ पे वो घूम फिर के कुछ ना कुछ सीखें। वेल प्लान्ड एक्टिविटीज़ दे सकते हैं ताकि वो एक टास्क में इंगेज रहे और कुछ ना कुछ लर्निंग हो। सेम हम ऑर्गेनाइजेशन या एट होम भी कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ जस्ट टेलिंग देम कि यहीं पे रहना है, यहाँ से हिलना नहीं है, हम उन्हें कोई टास्क दे सकते हैं। अगर वो उस टास्क में रहेंगे तो डेफिनेटली दे विल लर्न समथिंग एंड दे विल नॉट मिसबिहेव ऑल्सो। टिप नंबर 5, build a relationship through effective body language. एज वी ऑल नो कि बिहेवियर मैनेजमेंट बॉडी लैंग्वेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इन टिप नंबर 5. The close contact can help maintain a calm atmosphere in classroom to enable a positive learning environment that teaches student discipline. Effective body language does not hinder the flow of lesson.
Right from the start, use the right posture, upbeat voice, gentle facial expression, eye level contact, and effective gestures. These will convey classroom discipline across the student group. So, when we are talking about tip number 5 in behavior management, and we are saying that build a relation through effective body language, तो इसमें बात की गई है कि अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन, दैट मीन्स इट कैन बी अ स्टूडेंट, इट कैन बी एन इंडिविजुअल, इट कैन बी एट होम, इट कैन बी इन ऑर्गेनाइजेशन, आपकी बात समझे, देन यू हैव टू मेंटेन अ गुड पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज. फर्म टोन रखनी है आपको, अपने आई कांटेक्ट बिल्कुल क्लियर रखने हैं, अपनी बॉडी पोस्चर करेक्ट रखना है. जब आप ऐसे किसी को इंस्ट्रक्शंस देंगे तो ही विल टेंड टू फॉलो इट, बिकॉज आपने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उससे उनको पॉजिटिव वाइब रिसीव हुई है और बहुत ही डिसिप्लिन मैनर में रिसीव हुई है. तो दे विल डेफिनेटली डू दैट वर्क एंड विल ट्राई टू अकम्प्लिश वॉट एवर गोल यू हैव गिवन देम. अगर आप बहुत ही नॉर्मल तरीके से, हिले ढुले तरीके से उनसे बात करेंगे तो दे विल नॉट एट ऑल लिसन टू यू, एंड वो हो सकता है आपका दिया हुआ टास्क भी कंप्लीट ना करें. टिप नंबर 6, रिवॉर्ड गुड बिहेवियर, यानी कि अच्छे बिहेवियर को रिवॉर्ड करें, तभी तो लोग मोटिवेट होंगे कि वो और अच्छा बिहेव करना शुरू करें. दिस मैनेजमेंट टेक्निक वर्क्स इवन विद दोज स्टूडेंट और दोज इंडिविजुअल with the most challenging behavior. Perfect classroom management or perfect individual management comes within this technique. Reward student with good behavior, positive feedback and completed homework assignments. Incentives भी दे सकते हैं आप. This can motivate student exhibiting bad behavior to work towards behavior improvement and help achieve academic goal. यानी कि टिप नंबर 6 बात करता है रिवॉर्ड के बारे में. अगर आपसे कोई अच्छा बिहेव कर रहा है तो आप उसको रिवॉर्ड दे सकते हैं. यहाँ पे क्लासरूम सेशन की बात हुई है, दैट मीन्स जब स्टूडेंट क्लास में होमवर्क अच्छे से कर रहा है, बिहेव अच्छे से कर रहा है, तो टीचर उसको पनिश करने की बजाय रिवॉर्ड दे सकती है, जिससे वो और मोटिवेट होंगे और वो नेक्स्ट डे से बहुत अच्छा बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे. सेम हम इंडिविजुअल के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन में और एट होम भी अप्लाई कर सकते हैं. If someone is behaving good, then we can reward them by giving pat on their back, or by giving chocolate, or by giving a motivational thank you that, oh, thank you, you behaved in such a good way. It will further motivate. उनको और मोटिवेशन मिलेगा और वो बहुत ही अच्छे से बिहेव करेंगे नेक्स्ट टाइम से. टिप नंबर 7, राउंड द क्लॉक कोचिंग और सुपरवाइजिंग, which says it is one of the best behavior strategy because it supervise effectively and coach the people in both the classroom and within the organization. Instructors can adopt various strategies by which effective coaching and supervision can happen. Reviewing rules and expectation periodically, constant scanning and instantly dealing with the problems are to mention here. Alright? सो टिप नंबर 7 बात करता है कि कोचिंग से और सुपरविजन से भी हम किसी का बिहेवियर मॉनिटर कर सकते हैं एंड एज वेल एज उसके बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट भी ला सकते हैं, बिकॉज इसको बहुत ही अच्छी बिहेवियर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज माना गया है. इसमें लोगों को कोच करते हैं, यानी कि गाइड करते हैं, चाहे वो क्लासरूम में हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन में हो, और इनकी इफेक्टिव कोचिंग और सुपरविजन से स्ट्रैटेजीज फॉर्म होती हैं जिसमें वो वही अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं जिससे टास्क अकम्प्लिश हो जाए, काम भी हो जाए और वो मिसबिहेव भी ना करें. इसमें रूल्स को रिव्यू किया जाता है, एक्सपेक्टेशन को भी पीरियोडिकली देखा जाता है, कांस्टेंट स्कैनिंग होती है और इंस्टेंटली डील किया जाता है प्रॉब्लम्स के साथ, और फिर उनके बिहेवियर पे ध्यान दिया जाता है कि इफ दैट पर्सन इज नॉट बिहेविंग इन अ सर्टेन वे, व्हाट इज द रीजन, how we can make him behave in a certain way. Tip number 8, behavior charts. So when we talk about behavior charts, इसका मतलब होता है कि अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में या क्लासरूम में एक चार्ट प्रिपेयर करते हैं जिसमें जो सबसे अच्छा बिहेव करेगा उसका नाम सबसे ऊपर लगाएंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो इससे लोगों में मोटिवेशन आता है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या इंडिविजुअल्स हो. So this approach to management is a very special tactic because you will see that a change in classroom and organization management on signing individual with undesirable behavior
will begin paying attention. They will develop positive relationship among their peers. Charting behavior reinforce discipline among students as well as people at job. Also try the incident report and movement when a behavior incident occurs. यानी कि चाहे हम क्लासरूम की बात करें या फिर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अगर आप वहाँ पे बिहेवियर चार्ट लगाते हैं जिसमें जो सबसे अच्छा बिहेव कर रहा है या जिसने सबसे अच्छा बिहेवियर के साथ टास्क अकम्प्लिश किया उसका नाम सबसे ऊपर आएगा और उसको रिवॉर्ड किया जाएगा, तो ये दूसरे भी पेयर ग्रुप में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है. दे विल स्टार्ट इंटरैक्टिंग विद ईच अदर इन अ वेरी गुड मैनर विद अ वेरी गुड बिहेवियर, जिससे उनके अंदर धीरे धीरे एक अच्छी आदतों की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी एंड इट विल slowly develop a habit of good behavior. Tip number 9. Visible praise. Do not hide praises from the individuals. Let them know with the positive letters or phone calls. People will be surprised to see their behavior. Positive phone calls, sending complimentary letters, homeworks, etc. So, टिप नंबर 9 में हमने बात की है कि अगर आप प्रेज करना चाहते हैं किसी को तो विजिबल कराइए. आप उस चीज को छुपा के मत रखिए. इफ यू वांट टू प्रेज समवन, अगर किसी ने आपके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर दिखाया है तो आप उसको विजिबल पैटर्न में शो कर सकते हैं. चाहे तो फोन कॉल पे बोल सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं या फेस टू फेस भी उसको थैंक यू बोल सकते हैं या उसे प्रेज कर सकते हैं दैट वेल डन, यू बिहेव्ड वेरी नाइसली. इससे सामने वाले पर्सन में एक मोटिवेशन आती है कि ओके, विद दिस बिहेवियर आई एम गेटिंग प्रेज, देन आई विल इम्प्रूव माई बिहेवियर मच फर्दर. और अच्छा इम्प्रूव करूंगा अपना बिहेवियर ताकि लोग मेरी तारीफ करें. बिकॉज ह्यूमंस आर दोज काइंड ऑफ पीपल कि उनको अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद होता है. तो अगर आप उनकी तारीफ करते हैं किसी भी चीज़ को लेके जो उनके अंदर अच्छी है, तो वो उसको और बेटर बनाने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं. सो यू कैन प्रेज द इंडिविजुअल फेस टू फेस भी, लेटर भी लिख सकते हो, फोन कॉल कर सकते हो या फिर उनको कुछ भी कॉम्प्लीमेंट्री दे सकते हो एज अ गिफ्ट दैट यू बिहेव्ड वेरी नाइसली. इट विल फर्दर मोटिवेट देम वेरी नाइसली. Last but not the least, tip number 10. No mass punishment. What does it mean? Instead of punishing them in front of everybody, practice addressing behavior issue in isolation. The former can hurt your trustworthiness with the individual group who are on task. Calling out individual who misbehave separately in a friendly manner and clarify things can help. The basic approach signals a friendly disposition accounting to a good behavior management studies. यानी कि टिप नंबर 10 बोलता है कि अगर किसी ने आपके साथ मिसबिहेव किया है तो सबके सामने उस पर चिल्लाने के बजाय आप उसको आइसोलेशन, अकेले में ले जाइए और समझाइए कि उसने ऐसा क्यों किया और उसको आगे से ऐसा नहीं करना चाहिए. बिकॉज जब हम चाहे अगर हम क्लासरूम की बात करें, जब आप किसी को पनिश करते हैं सबके सामने तो उसका मोरल और डाउन हो जाता है. और वही सेम केस इंडिविजुअल का भी होता है ऑर्गेनाइजेशन में. तो अगर आपको सीरियसली किसी के बिहेवियर से बुरा फील हुआ है तो इंस्टेड ऑफ टेलिंग हिम और हर सबके सामने उसको डांटने से अच्छा है आप उसको अकेले में ले जाइए और उसको समझाइए कि उसने बहुत गंदा बिहेव किया है एंड नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड बेटर ही और शी नॉट बिहेव इन दैट मैनर. उससे उसको समझ में भी आएगा और नेक्स्ट टाइम से वो कभी भी ऐसा बिहेव नहीं करेगा या करेगी. If you really like this video, kindly like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon